जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्शात्मक शासन प्रणाली। आदर्शीय शासन प्रणाली की विशेषताएं देखेंगे, इसके लाभ देखेंगे, इसकी हानियां देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले कल हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, उसके लाभ, उसकी हानियों को देखा, है ना। और हम थोड़ा सा एक बार रिपीट भी करेंगे कि जैसे कि हमने कल संसदीय शासन प्रणाली के बारे में देखा, उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ब्रिटेन है। उसके बाद भारत भी है, क्योंकि भारत में हमारे देश का ही लेंगे वैसे तो, क्योंकि भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? आदर्शात्मक शासन प्रणाली। परीक्षा में प्रश्न दोनों से बनता है, इसीलिए हम लोग आदर्शात्मक शासन प्रणाली को भी पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आदर्शीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। तो पहली विशेषता देखेंगे, आदर्शीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख, ठीक है ना। क्या होता है आदर्शीय शासन प्रणाली में? क्या होता है? तो आदर्शीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन विधानमंडल द्वारा नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। क्या होता है? जबकि आपने संसदीय शासन प्रणाली में देखा, हमने कल देखा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? विधानमंडल द्वारा होता है। जबकि आप जो संसदीय शासन प्रणाली देखेंगे उसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है। तो दोनों की हम लोग थोड़ी सी विशेषता, दोनों की अपनी अपनी विशेषता देखते चलेंगे, ताकि हमें दोनों का कभी ये भी तुलना भी करने को दे तो हम कर सकें, है ना। हमें फुल तैयारी करनी है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको हैंडल कर सकें, ठीक है। दूसरी विशेषता देखेंगे, राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक या नाम मात्र के अध्यक्ष नहीं होते हैं, बल्कि वास्तविक शक्ति भी इनके पास होती है। इस तरीके से हमने कल संसदीय शासन प्रणाली में देखा, राष्ट्रपति के पास क्या होता है? वास्तविक शक्ति नहीं होती है, केवल नाम मात्र की शक्ति होती है। जबकि आदर्शीय शासन प्रणाली में क्या होता है? जो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति भी राष्ट्रपति के ही पास होती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी वास्तविक शासन जो आपकी आदर्शात्मक शासन प्रणाली है उसकी विशेषता कहाँ है? तो अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति ही होते हैं। आपने जो बाइडेन का नाम सुना होगा, तो आप वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वहाँ पे आदर्शात्मक शासन प्रणाली चलती है, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। भारत का दौरा करने भी इसीलिए ट्रंप ही आए हैं, ठीक है। इसलिए लेकिन हमारे भारत में क्या होता है? संसदीय शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं ना, सॉरी, प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं। हाँ, हालांकि सारे कार्य जो भी होते हैं वो किसके? राष्ट्रपति के ही नाम पर होते हैं, लेकिन जो पावर होती है, मेन पावर मंत्रिपरिषद और मंत्री के पास होती है, ठीक है। तीसरी विशेषता देखेंगे। चलिए तीसरी देखते हैं। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती है कि वह विधानमंडल के सदस्यों का चयन विधायिका का ही सही करे, बल्कि जो भी उनकी दृष्टि में, मतलब जो भी उनको लगे मंत्रालय के कार्यभार को ठीक तरह से संभालने के लिए, जो भी मतलब उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति परफेक्ट है किसी भी कार्यभार को संभालने के लिए, जो भी पद उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो वे क्या करते हैं? उसी व्यक्ति को मंत्री चुनते हैं। जबकि हमने भारत में क्या देखा? अयोग्य होते हैं फिर भी चुन लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और जो भी मंत्रिमंडल है वो केवल संसद से ही चुने जा सकते हैं। सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। चलिए चौथी विशेषता देखें। आदर्शीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे से पृथक होती हैं, मतलब विधायिका और कार्यपालिका क्या होती हैं? दोनों अलग अलग होती हैं। इसीलिए कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति को संसदीय व्यवस्था की तरह यह शक्ति प्राप्त नहीं होती है कि वह अपने विवेक से विधानमंडल को भंग कर सके। आपने हमारे यहाँ एक विशेषता देखी होगी संसदीय शासन प्रणाली की, कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? जब बहुमत की सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? मंत्रिमंडल का विघटन करते हैं। जबकि आदर्शात्मक शासन प्रणाली में, जो कि अमेरिका में हम एक उदाहरण ले सकते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्रिमंडल का विघटन नहीं करते हैं, है ना। ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लाभ, क्योंकि हर जगह मेरिट और डीमेरिट दोनों होते हैं। कोई भी शासन प्रणाली हो, चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो या फिर संसदीय शासन प्रणाली हो, अपनी दोनों की विशेषताएं होती हैं, दोनों के लाभ होते हैं, दोनों की हानियां होती हैं। और जो भी देश अपने अनुसार इनको अपनाते हैं, बशर्ते उन्हें लाभ जरूर होते हैं लेकिन कुछ हानियां भी होती हैं। तो चलिए पहला लाभ देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लाभ में पहला है अध्यक्षीय प्रणाली पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्या होता है इसमें? एक तो पृथक्करण भी होता है, संतुलन भी होता है ना, और क्या होता है? नियंत्रण भी होता है। तो ये बिल्कुल बैलेंसिंग होती है, बिल्कुल सब कुछ बराबर चलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दूसरी, इसमें शासन की व्यवस्था स्थिर होती है और राष्ट्रपति निश्चित होकर अपनी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि संसद पे हमेशा विपक्ष का खतरा मंडराता रहता है ना। और यदि तो क्या होता है, जो योजनाएं बनती हैं हमारे यहाँ लंबे समय के लिए योजनाएं नहीं बन पाती, क्योंकि 5 साल में सरकार गिर जाती है, गिरना ही होता है, चुनाव होते हैं, तो लंबी योजनाएं नहीं बनती। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होती है? स्थिरता होती है, राष्ट्रपति निश्चित होकर योजनाओं को लागू कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों की थोड़ी सी तुलना भी करते चल रहे हैं, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए, हमें संसदीय शासन प्रणाली की भी विशेषताएं पता चल जाए और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की भी विशेषता पता चल जाए, ताकि हम एग्जाम में हर क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है। तीसरी बात देखेंगे, विधानमंडल के सदस्यों के चयन में कुशलता एवं योग्यता का पूरा महत्व होता है। बिल्कुल होना ही चाहिए। जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनमें कुशलता और योग्यता का, कि वो कुशल है कि नहीं है, उनमें योग्यता है कि नहीं, वो जिस पद को संभालने जा रहे हैं, उन्हें जो पद मिल रहा है विधानमंडल के सदस्यों को, क्या वो इस पद के लायक हैं, है ना। वो सवाल, ये सब चीज़ें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखी जाती हैं। ये सब क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली में नहीं देखी जाती। चौथा लाभ देखेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्यों को विधायिका के सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता। आप लोगों को पता होगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और जो भी हमारे मंत्री परिषद है उन्हें कहाँ से? विधायिका से ही तो चुना जाता है, संसद से ही तो चुना जाता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता। लेकिन जब आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जहाँ पे होती है, अमेरिका में, एक आम नागरिक भी, मतलब जिसको अच्छी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, आम नागरिक हो, कोई भी जिस विषय में, जैसे किसी को शिक्षा का मतलब शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा रहा है, यदि वो व्यक्ति वहाँ के संसद के सदस्य भी नहीं होते हैं और उन्हें उनके पद के बारे में, शिक्षा के, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री बनाए जा रहे हैं। अब जब तक किसी मंत्री को शिक्षा के बारे में पता नहीं होगा कि लोगों को कितनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, है ना, हमारी जनसंख्या कितनी शिक्षित है, कितनी नहीं है, तो वो शिक्षा के बारे में कैसे योजना बना सकते हैं? जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। यदि व्यक्ति शिक्षित भी नहीं है तब भी उसे शिक्षा मंत्री का पद दे दिया जाता है। उसे स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं है, उसे स्वास्थ्य मंत्री का पद दे दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनको विधायिका के सदस्य द्वारा नहीं चुना जाता है। इसमें योग्यता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ना, जो कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता। समझ में आ रहा है ना? कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों की विशेषताएं पता चलें, जो अच्छाइयाँ हैं वो भी पता चलें और जो उसकी हानियाँ हैं वो भी पता चलें। देखिए, 5वीं विशेषता देखेंगे, कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है, इसीलिए कार्यपालिका का पूरा ध्यान प्रशासनिक कार्यों पर ही होता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वही विधानमंडल के, क्योंकि उन्हें संसद का भी कार्य करना पड़ता है और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उसका भी कार्य करना पड़ता है, तो दो कार्य उन्हें करने पड़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखने वाले हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हानियाँ। अरे इसके इतने सारे लाभ पढ़े हैं हमने, तो हानियाँ भी तो ज़रूरी हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें हानि नहीं है, और यदि इसमें हानि नहीं होती तो भारत भी तो इसको आदर्शात्मक शासन प्रणाली को अडॉप्शन कर सकते था ना, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। इसकी हानियाँ भी देखेंगे हम, इसीलिए हमने इस प्रणाली को नहीं अपनाया। देखिए, पहली है, इसमें कई बार विधायिका एवं कार्यपालिका में गतिरोध, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या है इसमें, क्या हो रहा है, कई बार गतिरोध और टकराव, यानी कि
कभी कभी बहुत तेज़ी से टकराव उत्पन्न हो जाता है, कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है, जबकि हमारे यहाँ वास्तव में हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, क्योंकि जो भी सदस्य हैं, सदस्य संसद से ही चुने जाते हैं, है ना, और वही जाके आगे वही मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, वही संसद के सदस्य होते हैं। तो गतिरोध तो होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसमें गतिरोध होता है क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए विधायिका और कार्यपालिका में टकराव होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। जो इसकी हानियाँ हैं वो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हानियाँ होती हैं, वही संसदीय शासन प्रणाली की लाभ होते हैं, और जो संसदीय शासन प्रणाली के लाभ होते हैं वही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की हानियाँ होती हैं। दोनों की हानि और लाभ याद रख लेना, बहुत अच्छे से आप कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कार्यपालिका का प्रधान एक दल से होता है, जबकि विधायिका में दूसरे दल का बहुमत होता है, इसलिए दोनों में गतिरोध उत्पन्न होता है, जो कानून एवं शासन व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग देखिए, कह रहे हैं ना कि कार्यपालिका का प्रधान एक दल से होता है और विधायिका में मतलब कार्यपालिका में दूसरी पार्टी और विधायिका में दूसरी पार्टी है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो गतिरोध तो बिल्कुल उत्पन्न होगा इसमें भी। तो क्या है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कानून व्यवस्था को काफ़ी नुकसान होता है गतिरोध के कारण, ठीक है। देखिए अब तीसरी भी कमी देखेंगे। तीसरी हानि क्या है, राष्ट्रपति एवं विधायिका का कार्यकाल क्या होता है, पूर्णतः निश्चित होता है, इसीलिए कई बार वे जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। क्या होता है इस प्रणाली में, राष्ट्रपति इसमें प्रमुख होते हैं, सारी शक्तियाँ उनके पास होती हैं, विधायिका के प्रमुख होते हैं, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि उनका कार्यकाल निश्चित होता है तो वो जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, है ना, और गलत नीतियाँ बना देते हैं। तीसरी इसकी कमी ये है। चौथी है, इस प्रणाली में सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के कंधों पर होती है। क्या होता है इस प्रणाली में, सारी की सारी जिम्मेदारी क्या होती है, एक ही व्यक्ति के कंधों पर होती है ना, एक यानी कि राष्ट्रपति के ज़्यादा प्रमुख वही हैं। इससे खतरा बढ़ जाता है कि वह व्यक्ति यदि गलती से कोई गलत निर्णय ले ले, है ना, यदि गलती से जानबूझकर नहीं, यदि हो सकता है यदि उनसे गलती हो जाए कोई गलत निर्णय लेने, क्योंकि एक ही व्यक्ति बहुत कम लोगों के पास अपने शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया, एक तरीके से कह सकते हैं हम, तो संपूर्ण समाज और देश, है ना, पूरा समाज, पूरे देश को उसकी गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी नीतियाँ यदि वो गलत नीति बना देंगे तो पूरे देश को उनकी जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा विकेंद्रीकरण नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं तो आप, ठीक है। पांचवी इसकी कमी है, यदि समाज में भिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं तो राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनता है जो बहुसंख्यक वर्ग से जुड़ा हो, ठीक है ना। इस परिस्थिति में क्या होता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, यदि समाज में विभिन्न जाति हैं, कोई बहुत सारी जातियां रहती हैं एक ही समाज में, एक ही धर्म में, बहुत सारे धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ठीक है, बहुसंख्यक, तो राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो बहुसंख्यक हो, है ना, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो। और ऐसी स्थिति में जिनकी जनसंख्या कम है वो तो राजनीति या प्रशासन में आ ही नहीं सकते इस तरीके से, है ना, नहीं आ सकते ना, क्योंकि उनकी संख्या तो कम है। ये तो, और जब चुनाव होगा तो उन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, वोट उन्हीं को ज़्यादा मिलेंगे जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, ठीक है। और ये हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इसकी आदर्शात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं देखी, फिर हमने इसके क्या देखे, लाभ देखे, और अब हमने इसकी हानियाँ भी देखी। अब हम थोड़ी सी 1 मिनट के लिए चर्चा करेंगे कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली क्यों अपनाई, है ना। जैसे कि हमने अभी लास्ट पॉइंट 5वां पॉइंट पढ़ा कि यदि किसी देश में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे भाषा हैं, है ना, इनके लोग रहते हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं वहाँ पे, तो लोगों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है, उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पाता है। हाँ, वैसे आप दे सकते हो, लेकिन जैसे कि इसमें कहा है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति एक बहुसंख्यक, जैसे कि भारत में हिंदू धर्म में बहुसंख्यक है, तो राष्ट्रपति का पद यदि आदर्शात्मक शासन प्रणाली होती तो केवल हिंदू ही बन पाते। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए भारत ने आदर्शात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया, बल्कि भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। इसीलिए, ठीक है, सबसे बड़ी बात यही थी क्योंकि भारत में बहुत सारी जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं,
और ये सब हम देख चुके हैं। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि समझ में आया तो भी थोड़ी सी है ना 50 सेकंड में आप कमेंट लिख दीजिए जो भी आपको लगा हो। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और बहुत सारे वीडियो हम लोग पहले से भी बना चुके हैं। यदि आप पॉलिटिकल में कुछ भी, यदि आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ भी है ना पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।